को यह हमारा आज का सबसे पहला एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल। आर्मेनिया अजरबैजान के कॉन्फ्लिक्ट के बारे में चर्चा करेंगे। 3 साल से लगातार चर्चा में, हालांकि कॉन्फ्लिक्ट तो बहुत पुराना है, एक एक करके सारी बातें बहुत आसान से शब्दों में मैं आप लोग को यहां पे समझा दूंगा कि दोनों देशों के बीच में आखिरकार क्या विवाद है। इस आर्टिकल का जो इंपॉर्टेंस है वो प्रीलिम्स और मेंस दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी लोकेशंस, बहुत सारी कंट्रीज के बारे में चर्चा करेंगे तो प्रीलिम्स में पूछे जा सकते हैं, और साथ ही साथ एक डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे इस कॉन्फ्लिक्ट के पीछे का क्या रीजन है, प्लस इंडिया का क्या रोल हो सकता है इन दोनों कंट्रीज के कॉन्फ्लिक्ट के बीच में, वो भी डिस्कस करेंगे। इंडिया किसको सपोर्ट कर सकता है, किसको नहीं कर सकता, वो भी हम लोग यहाँ पे कवर करने वाले हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आर्मेनिया अजरबैजान के बीच में एक रीजन आता है नगोर्नो काराबख। सारी जड़ तो यही है ना, तो ये रीजन कौन सा है, इसके बारे में भी हम लोग डिटेल से बात करने वाले हैं। पहले तो हम लोग देख लेते हैं कि इस आर्टिकल को इंडियन एक्सप्रेस ने एक्सप्लेन सेक्शन पर डिटेल से समझाया है, और इन्होंने बताया कि आर्मेनिया के अंदर आज के टाइम पर एंटी गवर्नमेंट यानी सरकार के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट हो रहा है इस नगोर्नो काराबख रीजन को लेकर। अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि क्यों हो रहा है ये सब, अभी मैं आगे बढ़ूंगा तो डिटेल से समझ में आ जाएगा। जिसने इस विवाद को पढ़ रखा है वो समझ गया होगा कि हाँ आखिरकार क्या चल रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, अगर जिसने नहीं पढ़ रखा है उनको मैं डिटेल से बहुत आसान से शब्दों में इस पूरे मुद्दे को क्लियर करवा दूंगा। इस आर्टिकल को आप लोग जीएस पेपर 2 से रिलेट कर पाओगे। हमारे यूपीएससी सिलेबस में एक टॉपिक है इंटरनेशनल रिलेशंस का, यहां से आप लोग इसको पॉइंट आउट कर सकते हो। तो ये तो हो गया बेसिक सा मुद्दा जो कि हमने डिस्कस किया, और इसी वजह से ये इशू चर्चा में है। तो बहुत सारी पिक्चर्स के थ्रू हम लोग चीजों को समझेंगे बहुत आराम से, क्लियरली। अब इस वीडियो को देखना और इस इशू को समझना, ताकि लास्ट में आपके दिमाग में कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। तो ये जो विवाद है ये 2 देशों के बीच में है, एक अजरबैजान है, एक आर्मेनिया है। पहले तो इनकी लोकेशन देखते हैं। यहां पे आपको अजरबैजान देखने को मिलेगा, इधर आर्मेनिया। इनके आसपास कौन कौन से देश हैं, तो अजरबैजान के ऊपर रशिया है, इसके पीछे कैस्पियन सी है, इधर ईरान है, और इधर आपको टर्की देखने को मिलेगा। टर्की बेसिकली यहां पर आर्मेनिया के साथ में बॉर्डर को शेयर कर रहा है। तो आर्मेनिया के ऊपर यहां पे आपको जॉर्जिया देखने को मिल जाता है। तो इन दोनों कंट्रीज के आसपास कौन कौन सी कंट्रीज हैं ये हम लोगों ने देख ली। अब इन दोनों देशों के बीच में एक रीजन आपको ये दिख रहा होगा, ये वाला। इसमें जो ब्राउन कलर वाला एरिया है ये बेसिकली अजरबैजान की टेरिटरी है, जो कि आर्मेनिया के कंट्रोल में है, आर्मेनिया के मिलिट्री कंट्रोल में आज के टाइम पर। और इसी ब्राउन टेरिटरी के बीच में आपको ये ऑरेंज कलर की टेरिटरी नजर आएगी। इसी ऑरेंज कलर की टेरिटरी को हम लोग नगोर्नो काराबख रीजन के नाम से जानते हैं। और अजरबैजान आर्मेनिया के बीच में इसी ऑरेंज वाले हिस्से को लेकर लड़ाइयां चल रही हैं। अजरबैजान बोलता है मेरा हिस्सा है, आर्मेनिया बोलता है मेरा हिस्सा है, और नगोर्नो काराबख वो बोलता है कि हमें किसी को नहीं ज्वाइन करना, हम अलग रहेंगे। तो इसी वजह से ये विवाद यहां पर चलता है इस पर्टिकुलर रीजन को लेकर। और रिसेंट डेज में हमने देखा है बहुत सारे क्लैशेस, बहुत सारे विवाद यहां पर उठते हुए नजर आए। तो पहले तो हम लोग नगोर्नो काराबख के बारे में जानेंगे। नगोर्नो काराबख यहाँ पर एक पहाड़ी इलाका है, बहुत घने जंगल यहाँ पर देखने को मिलेंगे। और आप लोग भी कहोगे क्या ये लंबे समय से विवाद है? हाँ, बहुत लंबे समय से विवाद चल रहा है। इनफैक्ट आपको ये भी मैं यहाँ पे बता देता हूं, आर्मेनिया अजरबैजान दोनों एक समय पर यूएसएसआर का हिस्सा हुआ करते थे, यानी सोवियत यूनियन का। और सोवियत यूनियन टूटता है कब? 1991 में। अब 1991 में जब टूट जाता है तो उसके बाद यहां पे इसमें से 15 देश निकल कर आते हैं, जिसमें से आर्मेनिया और अजरबैजान भी नए कंट्री बनकर निकलते हैं। क्लियर हुआ? आगे आते हैं। अब अगर हम लोग इंटरनेशनल लॉ की सुने, यानी अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जो भी कानून है उसके मुताबिक यहां पर बोला जाता है ये जो नगोर्नो काराबख वाला रीजन है ये अजरबैजान को बिलोंग करता है। ठीक है, तो इंटरनेशनल लॉ के अंदर बोला गया है कि ये जो पार्ट है नगोर्नो काराबख वाला ये अजरबैजान का हिस्सा है, अजरबैजान की टेरिटरी है। लेकिन एक चीज आपको यह देखने को मिलेगा, इसको अजरबैजान का बोल तो दिया, लेकिन इस वाले हिस्से में जो लोग रह रहे हैं वो आर्मेनियंस हैं। ठीक है, आर्मेनिया के लोग यहां पे रहते हुए नजर आएंगे। तो आर्मेनियंस क्या कहते हैं, इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करते, इस चीज को रिजेक्ट कर देते हैं, कहते हैं हमें अजरबैजान का रूल बिल्कुल भी नहीं चाहिए। और इसी वजह से ये डिस्प्यूट उठता है। क्यों? क्योंकि यहां पे आर्मेनिया के लोग जैसे ही मना करते हैं कि हम लोग अजरबैजान के साथ नहीं जाएंगे, तो इधर से आर्मेनिया इस वाले लोगों को या फिर इस वाले रीजन को सपोर्ट करता है। अब जब सपोर्ट करता है तो इसी के बाद आर्मेनिया और अजरबैजान का ये इशू, ये विवाद जो है उठता हुआ नजर आता है। तो आपने नगोर्नो काराबख रीजन के बारे में समझ लिया। अब पहले मैं आपको बताऊंगा कि करंट सिचुएशन में, यानी आज के टाइम पर ये क्या सिनेरियो चल रहा है, फिर आपको मैं इसकी हिस्ट्री बताऊंगा कि कैसे कैसे ये पूरा विवाद निकल कर आया है। देखो आज एग्जैक्टली आपको जियोपॉलिटिक्स समझ में आएगा कि क्या चलता है दुनिया भर में। अब
विवाद एजरबाइजान और अर्मीनिया के बीच में है, ठीक है। ये एजरबाइजान हो गया, ये अर्मीनिया हो गया, इन दोनों के बीच में है। लेकिन यहां पे बहुत सारी कंट्रीज का और भी रोल आ जाता है कि दुनिया भर में क्या चल रहा है। मैं आपको डिटेल से सारी बातें बताऊंगा। एक देश यहां पे आ जाता है टर्की, फिर इधर आ गया है ईरान, फिर इधर आपको सऊदी अरेबिया देखने को मिलेगा, और इधर आ जाएगा इजराइल। ये जो लाइट ब्लू कलर का है ना, ये पूरा का पूरा इजराइल आपको नजर आएगा। अब एजरबाइजान और अर्मीनिया में कौन कौन किस किस को सपोर्ट कर रहा है। जो इजराइल है, ध्यान रखना, मैं एरो बना देता हूं, इजराइल एजरबाइजान को सपोर्ट कर रहा है। अब आप कहोगे इसके पीछे का क्या कारण हो सकता है। नंबर 1 सबसे इंपॉर्टेंट कारण यह है कि इजराइल जब देश बना था, क्योंकि इजराइल ने पूरी तरह से कब्जा के पूरी तरह से इस देश को बना रखा है। उससे पहले पैलेस्टीन हुआ करता था, मैंने इजराइल की हिस्ट्री काफी बार कवर करी है। अब हुआ क्या कि जब यह देश बना तो इसको कोई रिकग्निशन नहीं दे रहा था, कोई यहां पे मान ही नहीं रहा था कि इजराइल एक कंट्री है। एजरबाइजान पहला देश बना जिसने माना कि हां इजराइल एक कंट्री है, तो इजराइल का भी भरपूर सपोर्ट एजरबाइजान को जा रहा है। और इसी चक्कर में यहां पर एजरबाइजान को बहुत ज्यादा हैवी बॉम्ब्स वगैरह इजराइल ने प्रोवाइड करवा दिए हैं, और इतने बड़े बड़े बॉम्ब्स और इतने खतरनाक बॉम्ब दे दिए हैं कि यूएस तक ने कंसर्न उठाया और इजराइल से बोला ये क्या कर रहे हो, एजरबाइजान को इतने हैवी बॉम्ब्स दे रहे हो। क्योंकि आपको पता है इजराइल एक ऐसी कंट्री है जहां पर बहुत एडवांस लेवल के हथियार आपको देखने को मिलेंगे, वेपन्स ये लोग बनाते हैं, और बनाने के बाद में यहां पर ये लोग सेल भी करते हैं। इंडिया भी यहां पर इजराइल से बहुत सारे वेपन्स को खरीदता है, आपको पता होगा। क्लियर हुआ इतना मामला। अब यहीं पर टर्की भी आता है। टर्की भी किसको सपोर्ट करता है, टर्की सपोर्ट करता है अगेन एजरबाइजान को। और टर्की का तो बेसिकली यहां पर मकसद यह है कि मैं पूरी तरह से लीडर बन जाऊं इस पूरे हिस्से में, तो टर्की का सपोर्ट भी यहां पर एजरबाइजान को ही जाता है। अब उसके बाद ध्यान रखना एक चीज और, इधर तो यह हो गया। अब इजराइल जब एजरबाइजान को सपोर्ट करता है तो इसके पीछे तो यहां पर एक कारण हो गया ये वाला, जो कि आप लोगों ने समझ लिया कि हां एजरबाइजान ने इजराइल को एज अ कंट्री रिकॉग्नाइज किया था। लेकिन इसके बाद एक और दूसरा कारण है, और दूसरा इंपॉर्टेंट कारण है, वो यहां पर ईरान आ जाता है। इजराइल और ईरान के बीच में एक लंबी दुश्मनी आपको देखने को मिलेगी, है ना, एक बहुत बड़ी यहां पर एनिमी है दोनों। तो इजराइल यहां पे चाहता यह है कि जब मैं एजरबाइजान की इस प्रकार से मदद करूंगा तो एजरबाइजान के अंदर मुझे काफी सारी चीजों का एक्सेस मिलेगा, यहां पे काफी सारे लैंड का एक्सेस मिलेगा, तो ये जमीन इस्तेमाल करके मैं इधर ईरान के ऊपर यहां पे कंट्रोल कर सकता हूं। तो यहां पे कभी ईरान कोई प्रॉब्लम क्रिएट करता है इजराइल के लिए, तो यहां से इजराइल तैयार है ईरान को इधर से अटैक करने के लिए। तो ये चीज आप लोग देख पाओगे, ये इजराइल का माइंड है। तो सब लोग यहां पर अपने फायदे में ही ये काम करते हुए नजर आ रहे हैं इस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर में। क्लियर हो गया। अब टर्की क्यों एजरबाइजान को सपोर्ट कर रहा है, टर्की एजरबाइजान को इसलिए सपोर्ट कर रहा है क्योंकि टर्की चाहता है कि मैं वापस से अपना पूरा का पूरा अंपायर खड़ा करूं, यानी ऑटोमन अंपायर। आपने सुना होगा ऑटोमन अंपायर के बारे में। तो वो चाहता है कि यहां पर इसको सपोर्ट करूं, इसको मैं अपने हिस्से में लूं, फिर इसको सपोर्ट करूं, बाकी सारी कंट्रीज को सपोर्ट करके अपना ये पूरा का पूरा ऑटोमन अंपायर खड़ा करूं। और उसके बदले में इसके अगेंस्ट में कौन खड़ा है, टर्की के अगेंस्ट में। टर्की को ये काम करने से कौन रोकेगा, सऊदी अरेबिया। अब ये सऊदी अरेबिया का क्या रोल है तो लोग इसको समझते हैं। इतना आप लोगों ने समझ लिया कि इजराइल का क्या रोल है और टर्की का क्या रोल है। टर्की भी सपोर्ट कर करके अपने यहां पर एक तरीके से अपनी बातें बनवाकर इन कंट्रीज को लेकर आना चाहता है। और टर्की एक ऐसा देश है जो कि बहुत चालाक है। अब चालाक क्यों, इसके पीछे यहां पर इसकी कहानी सुनते हैं। देखो टर्की आज के टाइम पर एक नाटो का मेंबर है। नाटो क्या है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, रिसेंटली मैंने आपको बताया भी था। तो टर्की नाटो का हिस्सा है, और नाटो का हिस्सा होने के बावजूद भी टर्की रशिया के साथ भी दोस्ती रखता है। और आपको पता होगा रशिया और नाटो दोनों आज के टाइम पर दुश्मन खड़े हुए हैं, है ना। और रशिया यूक्रेन को अटैक कर रहा है, वो भी इसी चक्कर में क्योंकि यूक्रेन नाटो को ज्वाइन करने के लिए बोल रहा था। तो टर्की की चाल देखो, टर्की एक तरफ नाटो का मेंबर भी है और रशिया के साथ भी अपनी अच्छी दोस्ती रखता है। कितनी अच्छी दोस्ती, इतनी अच्छी दोस्ती रखता है कि टर्की ने रशिया से S-400 सिस्टम ऑलरेडी परचेज कर लिए हैं। ये वाले S-400 मिसाइल सिस्टम जो कि यहां पे टर्की को डिफेंड करेगा, और ये सारे मिसाइल सिस्टम अपने कंट्री में एक्टिवेट कर दिए हैं। भारत ने भी यहां पर इस S-400 मिसाइल सिस्टम की डील कर रखी है। ये भी हम लोग रशिया से परचेज कर रहे हैं धीरे धीरे, लेकिन टर्की ऑलरेडी काफी लंबे समय पहले ही परचेज कर चुका है। तो आप लोग ये देख पाओगे। उसके बाद जैसा मैंने आपको बताया, टर्की का पहले ये पूरी तरह से ऑटोमन अंपायर हुआ करता था। ऑटोमन अंपायर जो कि आपको पूरी तरह से जो ग्रीन कलर में दिख रहा है ये है ना, ये पूरा का पूरा एक ही अंपायर हुआ करता था। अब ये धीरे धीरे एम्पायर पूरी तरह से खत्म हो गया था। अब यहां पे टर्की बचता है, और टर्की यहां पे मांग करता है कि मैं वापस से इन कंट्रीज को सपोर्ट करके, ठीक है, मैं वापस से इन कंट्री को सपोर्ट करूं और इस प्रकार से यहां पर एम्पायर को खड़ा करूं। लेकिन
अब आपका क्वेश्चन आएगा कि अभी तो हम एक टॉपिक पे थे कि टर्की सऊदी अरेबिया दोनों के बीच में विवाद देखने को मिलता है, दोनों के बीच में लड़ाइयां देखने को मिलती हैं। उसके पीछे का क्या रीजन है? उसके पीछे का यही रीजन है कि जो उस समय पर सऊदी अरेबिया के, ये सऊदी अरेबिया हुआ, जो उस समय पर सऊदी अरेबिया के बड़े बड़े किंग्स यानी राजा हुआ करते थे, उन्हीं की मदद से ये पूरा का पूरा ऑटोमन एम्पायर टूटा था। इन सऊदी अरेबिया के किंग्स ने यहां पर ब्रिटेन को ऊपर जोर डाला और फोकस करवा के जोर डालने के बाद में इस ऑटोमन एम्पायर को तोड़वाया। तो टर्की तब से यहां पे सऊदी अरेबिया से भी काफी ज्यादा नाराज रहता है। तो इस प्रकार से आप देख पाओगे रिलेशंस खराब हैं। तो टर्की क्या चाहता है, आप लोगों ने ये भी समझ लिया, इन कंट्रीज को अच्छी तरीके से मैं रूल कर करके अपने पास में लेकर आऊं। तो आज के टाइम पर इस छोटी छोटी कंट्रीज के बीच में जो विवाद है ना, इसके पीछे आप देख पाओगे अलग अलग कंट्रीज का कितना बड़ा रोल आपको देखने को मिलेगा। ये समझ में आया आपने? अब इसको समझने के बाद हम लोग समझते ये हैं कि ये जो नागोर्नो काराबख रीजन है, इतना इंपॉर्टेंट रीजन क्यों बोला जा रहा है इसको, इसका क्या इंपॉर्टेंस देखने को मिलेगा। सबसे पहला इंपॉर्टेंस ये है कि जब हम लोग बात करते हैं एजरबाईजान अर्मीनिया के बीच में ही ये वाला हिस्सा है। और एजरबाईजान एक ऐसी कंट्री है जहां पर भरपूर मात्रा में एनर्जी पाई जाती है, जैसे गैस, ऑयल पाइपलाइन वगैरह, इस प्रकार से अलग अलग एनर्जी पाई जाती है। ऑयल का भंडार एजरबाईजान में बहुत सारा है ना, बहुत सारा ऑयल यहां पे प्रोड्यूस करते हैं ये लोग। अब होता क्या है कि जब यहां पे गैस है, ऑयल है, तो गैस ऑयल की सप्लाई जो की जाती है वो एक पाइपलाइन से की जाती है। और वो जो पाइपलाइन है वो आप देख पाओगे इसी वाले रीजन से निकलकर जाती है। यानी कि मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूं, एक सेकंड। यहां पे एक मैप भी हम लोगों ने लगा रखा है, कहां गया यार, इतने सारे मैप लगा दिए हैं, कोई बात नहीं। यहां पे देख पाओगे ये एजरबाईजान हुआ, ये अर्मेनिया हुआ, इधर ये रेड कलर का नागोर्नो काराबख हुआ। अब एजरबाईजान में बहुत सारी एनर्जी है, ऑयल है, ठीक है, गैस है, उसकी पाइपलाइन से सप्लाई करनी है। कहां पे? टर्की में सप्लाई करनी है, और भी कंट्रीज में सप्लाई करनी है। तो एजरबाईजान कैसे सप्लाई करता है? इस नागोर्नो काराबख रीजन से ये पाइप्स निकले हुए हैं, ये पाइपलाइन इस वाले रीजन से निकली हुई है। तो अगर इस वाले रीजन में ये युद्ध चलता है, ये लड़ाइयां चलती हैं, तो इससे इन पाइपलाइंस के ऊपर एक इम्पैक्ट पड़ सकता है और इसका पूरी तरह से ट्रेड रुक सकता है और दुनिया भर में इन एनर्जी को लेकर एक बहुत बड़ा क्राइसिस देखने को मिल सकता है, यह बताया गया। ठीक है, बहुत सारी जो पाइपलाइन है वो इसी कॉन्फ्लिक्ट वाले जोन से निकल रही हैं, ठीक है, इसी विवाद वाले जोन से निकल रही हैं। तो दुनिया भर में यहाँ पे बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं, दुनिया भर में इन ऑयल के प्राइसेस वगैरह बढ़ सकते हैं अगर कुछ भी इधर उधर हुआ तो। क्लियर हुआ? अब हम लोग बात करते हैं कि ये तो हमने करंट सिचुएशन देख लिया कि एग्जैक्टली क्या क्या चल रहा है। अब इस नागोर्नो काराबख रीजन को लेकर जो ये विवाद है वो इतिहास उसका क्या बोलता है, इसको समझते हैं। ये कहानी स्टार्ट होती है 1920 में, 1920 में। 1920 में जो नागोर्नो काराबख ऑटोनॉमस रीजन है, इस रीजन को एस्टेब्लिश किया जाता है एजरबाईजान में। उस समय पर जो सोवियत यूनियन हुआ करता था उसके थ्रू। एग्जैक्टली आप यहाँ पे एक आर्टिकल भी देख पाओगे, जो रशिया है, रशिया ने यहां पर ये जो हिस्सा है एक तरीके से, कौन सा वाला? नागोर्नो काराबख वाला, ये एजरबाईजान को दे दिया था। तो मैंने आपको ये पहले ही बता दिया कि इंटरनेशनल लेवल पर ही बात करें तो ये जो नागोर्नो काराबख है वो एजरबाईजान का हिस्सा माना जाता है। ये सब 1920 में देखा। अब 1988 में क्या होता है, नागोर्नो काराबख लेजिस्लेचर पास किया जाता है। ये एक रेजोल्यूशन को पास करते हैं और रेजोल्यूशन को पास करते हुए ये लोग बोलते हैं कि हम लोग अर्मेनिया को ज्वाइन करेंगे। अब जैसे ये बोलते हैं अर्मेनिया को ज्वाइन करेंगे, तो उसी के बाद यहां पर लगातार विवाद खड़े होने स्टार्ट हो जाते हैं। फिर 1988 में उन्होंने बोला ज्वाइन करेंगे। 1991 में क्या होता है, ये जो ऑटोनॉमस रीजन है ये डिक्लेयर कर देता है कि अब हम किसी को ज्वाइन नहीं करेंगे। पहले तो इसने बोल दिया हम अर्मेनिया को ज्वाइन करेंगे, बाद में इसने बोला हम किसी को ज्वाइन नहीं करेंगे, ना ही अर्मेनिया को और ना ही एजरबाईजान को। फिर उसके बाद 1994 आया, क्योंकि 1991 में यूएसएसआर वगैरह टूट गया। अब यूएसएसआर टूट गया तो 1994 के अंदर रशिया आया। उसको तोड़ने के बाद में जब सोवियत यूनियन टूटा था तो उसमें से रशिया और बाकी सारे देश निकले थे, आपको पता होगा। ये पूरा का पूरा यूएसएसआर हुआ करता था, सोवियत यूनियन। इसमें से ये 15 देश निकले थे, अर्मेनिया, एजरबाईजान। ये भी आपको दो नाम देखने को मिलेंगे जो कि यहां पर ये देश देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो क्या हुआ उसके बाद 1994 में जब रशिया देख रहा था कि भाई इन दोनों कंट्रीज के बीच में इस नागोर्नो काराबख को लेकर बहुत लड़ाइयां चल रही हैं, तो रशिया ने मीडिएशन करवाया, यानी बातचीत करवाई, एक सीज फायर अग्रीमेंट करवाया कि भाई ये जो लड़ाइयां कर रहे हैं, आपस में गोलियां चला रहे हैं इस वाले रीजन के अंदर, तो उसको कम किया जाए। क्योंकि इतनी बार यहां पे इनके बीच में विवाद उठा है इस रीजन को लेकर कि उसी में बहुत सारे आम नागरिकों की जान गई है। फिर उसके बाद साल 2016 के अंदर अप्रैल के महीने में ये जो रीजन है इसके अंदर फिर से एक बहुत बड़ा विवाद होता है और 4 दिन की वॉर हो जाती है अर्मेनिया एजरबाईजान के बीच में।
और इसके बाद यहां पे आप देख पाओगे फिर से एक सीज फायर वायलेशन हो जाता है, यानी कि मैंने आपको बताया सीज फायर किया गया, यानी कि अब कोई बात नहीं, गोली वगैरह नहीं चलाएंगे, जो भी चीजें हो गई खत्म करो, लेकिन वापस से इसका वायलेशन हो गया, यानी वापस से गोलियां चलने लगी दोनों कंट्रीज के बीच में। बहुत सारे जो जवान वगैरह दोनों कंट्रीज के वो मारे गए हैं, बहुत लोगों की डेथ हो चुकी है, बहुत सिविलियंस यहाँ पे पिछले 10 सालों में मारे गए हैं इसी कॉन्फ्लिक्ट के बीच में। क्लियर हुआ? तो ये कॉन्फ्लिक्ट कैसे स्टार्ट हुआ, आई होप आप लोग यहाँ पर इसको समझ गए होंगे। अब उसके बाद में जब ये कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ, ये फिर से भी सितंबर के महीने में फिर से चर्चा में था। पिछले से पिछले साल सितंबर 2020 में ये फिर से चर्चा में था। तो यहां पे आर्मेनिया ने सोचा कि रशिया हमारी मदद करेगा, रशिया हमें सपोर्ट करता है, क्योंकि रशिया ने ऑलरेडी आर्मेनिया के साथ में अग्रीमेंट्स कर रखे हैं और रशिया ने बोला है कि आर्मेनिया के ऊपर जो अटैक करेगा तो रशिया यहां पर उसके ऊपर अटैक करेगा और आर्मेनिया को सपोर्ट करेगा। तो आर्मेनिया यहां पर यही सोच के अटैक कर दिया, आर्मेनिया यहां पर यही सोच के अपने आप को पावरफुल समझकर कि जब भी कुछ होगा तो रशिया मुझे बचाने आ जाएगा। लेकिन इसी कॉन्फ्लिक्ट के दौरान 2020 में जब यह विवाद उठा था फिर से, तो इसी दौरान यहां पे रशिया ने मना कर दिया कि भाई हम आर्मेनिया के अंदर कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ये विवाद नोगोर्नो काराबख को लेकर है और यहां पे एक तरीके से जो रीजन है ये ऑलरेडी एक तरीके से सोवियत यूनियन ने किसको दे दिया था, अजरबैजान को दे दिया था। तो आर्मेनिया की यहां पे यूएस कोई हेल्प नहीं, रशिया कोई हेल्प नहीं कर सकता, ऐसा खुद व्लादिमीर पुतिन ने पहले बोल दिया है। क्लियर हो गया? अब बात करते हैं इस कॉन्फ्लिक्ट के हिस्ट्री के बारे में। ये तो हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, और 1991 में मैंने आपको ये बता दिया क्या क्या हो चुका था, ये इश्यूज ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। सीज फायर इनके बीच में काफी बार करवाया गया और वो सब सीज फायर वायलेशन हो चुका है, यानी कि काफी बार गोलियां वगैरह रुकवाई गई हैं इनके बीच में, लेकिन बाद में फिर से चलने लगी, वापस से इनका वायलेशन होने लगा है। क्लियर होगा? चलो आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद में हम डिस्कस करते हैं कि इन दोनों कंट्रीज के इस विवाद में भारत का क्या रोल देखने को मिलेगा। अब आप कहोगे भारत का क्या रोल हो सकता है, भारत किसको सपोर्ट करेगा, आपका ये क्वेश्चन होगा। तो अगर आप एक अच्छी तरीके से न्यूट्रल वे में देखो, अगर आपको एक आंसर लिखना हो कि भाई भारत किसको सपोर्ट करना चाहिए भारत को, तो भारत को किसी को सपोर्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें सबसे बना के रखनी पड़ेगी, सबसे हमें कुछ ना कुछ चाहिए। आर्मेनिया एक ऐसा देश है जो कि भारत से बहुत सारे हथियार को खरीदता है और आर्मेनिया के साथ में भारत ने ऑलरेडी एक फ्रेंडशिप और कोऑपरेशन ट्रीटी साइन कर रखी है 1995 में। तो भारत नहीं चाहता अजरबैजान को सपोर्ट करना, क्योंकि अजरबैजान को सपोर्ट करेगा तो आर्मेनिया के साथ में रिलेशन खराब हो जाएंगे और हम लोग बहुत सारे हथियार वगैरह बेचते हैं और उससे हमारे इकोनॉमी के अंदर एक कॉन्ट्रीब्यूशन होता है ना। तो यहां पे आर्मेनिया के खिलाफ हम नहीं जा सकते। दूसरा पॉइंट आप लिख सकते हो, हम लोग अजरबैजान के केस में भी अजरबैजान के खिलाफ नहीं जा सकते, यानी ना ही आर्मेनिया को सपोर्ट कर सकते ना ही अजरबैजान को सपोर्ट कर सकते, और करना भी नहीं चाहिए। अब अजरबैजान को क्यों नहीं सपोर्ट कर सकते हम लोग, मैं आपको बहुत बताता हूं। अजरबैजान को इसलिए सपोर्ट नहीं कर सकते क्योंकि अजरबैजान के अंदर बहुत सारा इन्वेस्टमेंट और अजरबैजान ने भी यहां पे हमारे साथ में काफी सारे रिलेशंस डेवलप कर रखे हैं। हम लोग अजरबैजान से बहुत सारा तेल खरीदते हैं और मैंने आपको स्टार्टिंग बताया कि अजरबैजान के अंदर तेल का भंडार आपको देखने को मिलता है, मेजर इकोनॉमी इनकी तेल के ऊपर डिपेंडेंट है। फिर न केवल यही पॉइंट, अजरबैजान एक और पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। अजरबैजान आपको INST रूट के अंदर नजर आता है, यानी कि इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर वाले रास्ते में आता है, जो कि इंडिया रशिया को कनेक्ट करता है। इसका मतलब ये कॉरिडोर आपको देखने को मिलेगा। ये कॉरिडोर, ये रेड लाइन हुआ इंडिया का जो मुंबई है, ये मुंबई से मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग तक एक कनेक्शन है पूरा। इस प्रकार से इंडिया से कनेक्शन है बंदराबास तक, फिर ईरान से होते हुए अजरबैजान का यहां पर एक हिस्सा आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा INST यानी कि हमारा नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है, ये वाला, जहां पे इंडिया डायरेक्टली रशिया के साथ में कनेक्ट होता है। यहां से हम लोग व्यापार वगैरह कर सकते हैं अच्छे से। अब इसमें अगर अजरबैजान के साथ रिलेशन खराब कर देंगे तो अजरबैजान बीच में से इस मामले को, इस रास्ते को कट डाउन कर सकता है, जिससे रशिया और इंडिया के बीच में जो कनेक्टिविटी है ये टूट सकती है। तो यहां पर दोनों को ही हम लोग एक तरीके से सपोर्ट नहीं कर सकते, आपको ध्यान रखना है। क्लियर हुआ? तो काफी अच्छी तरीके से और डिटेल से मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है कि ये अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच का क्या विवाद है, और आशा करता हूं कि आपको बहुत आराम से और सिंपल से शब्दों में ये पूरा विवाद समझ में आ चुका है। तो फटाफट जो वीडियो पे लाइक का बटन है